हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब बच्चे? जल्दी जल्दी बताओ, क्या हाल चाल? क्या पढ़ाई और लिखाई दोनों ही बढ़िया, टॉप नॉच, एक नंबर? बताओ 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 बताओ। हाँ सर, बढ़िया चल रहा है सर। बस सर, रिजल्ट अच्छा आ जाए सर। हाँ बेटा, रिजल्ट अच्छा आएगा, डोंट वरी। अगर अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, पक्की बात है। डर तो लगता ही है यार, है ना? हम इतना नेक काम कर रहे हैं और नेक काम करते वक्त डर तो लगता ही लगता है। चलो शुरू करते हैं। नेक काम मतलब सर पढ़ाई आप सिंसियर तरीके से पढ़ रहे हो, अपने आप में एक काबिल तारीफ काम है। अब सर, हम ना एक चैप्टर करेंगे आज वन शॉट में हमारे, जो मतलब सच कंटेंट थ्योरी के मामले में तो बहुत सारा है, बट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट कम है ना? हम जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा पॉइंट अभी अभी करेंगे, अभी हम टॉपिक कवर करेंगे। क्या है सर, कौन सा चैप्टर है सर आज? बेटा ये है हमारा क्लासिफिकेशन एंड टैक्स इंसिडेंस ऑन कंपनीज। कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, मैट का कॉन्सेप्ट, है ना, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का कॉन्सेप्ट, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, इक्वलाइजेशन लेवी जो अब नहीं है भारत में, बट उसका कॉन्सेप्ट आपको पता तो होना ही चाहिए। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पाया जाता है। डिविडेंड की बातें, है ना, डिविडेंड, वैसे डिविडेंड अदर सोर्सेज का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी कंपनी से रिलेटेड जो जो है सब, यहाँ पे 80M भी देखने को मिलेगा आपको, रिडक्शन चैप्टर का 80M, वो जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला था रिडक्शन चैप्टर के अंदर, तो वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलने वाला है ना। बहुत इजी है बेटा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आओ इसे फटाफट तरीके से रिवाइज करते हैं। आज का हमारा वन शॉट शुरू करते हैं। और अगर आपको आज की क्लास के नोट्स चाहिए तो आप लोग यहाँ जा सकते हैं, CS वाला की वेबसाइट पे जाकर या ऐप पे जाकर आप इस बैच में रजिस्टर करें और फ्री में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। यस सर। चलो सर, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है टैक्सेबिलिटी या टैक्स इंसिडेंस ऑन कंपनीज। तो सबसे पहले तो हमें कंपनियों का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो सर 5 कंपनियां हैं, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, सर दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, फॉरेन कंपनी, वाइडली हेल्ड कंपनी, एक तरीके से पब्लिक नेचर की है, और क्लोजली हेल्ड कंपनी, कुछ लोगों के कंट्रोल में, क्लोजली हेल्ड मतलब प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये 5 तरीके की कंपनियां हैं सर। ओ ओके, बढ़िया बढ़िया। अब हम ना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने भी 5 कंपनी लिखी है क्या? हाँ सर, 5 ही लिखी है। अब एक एक करके उनकी मीनिंग को गेन करते हैं। बेटा मीनिंग गेन ही करेंगे और कुछ नहीं, याद ज्यादा करने का समय सवाल नहीं उठता इन टॉपिक के ऊपर। तो पहली कंपनी इंडियन कंपनी, भाई कोई कहने की बात नहीं है, कोई सखिया सवाल नहीं होगा। इंडियन कंपनी वो होती है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ होगा। कहता है सेक्शन 226, याद नहीं रखना, इनकम टैक्स एक्ट का कहता है इंडियन कंपनी एज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एंड जाहिर सी बात है, कहने की बात नहीं है बेटा, कंपनीज एक्ट 1956 में भी हो सकती है। एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो पहले वाला था, एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस और द प्रिंसिपल ऑफिस शुड बी इन इंडिया। भारत में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस होना चाहिए, है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस उसका भारत में हो, वही MOA वाला रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन हो और उसका प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। एंड ऑल्सो कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज फॉर्मली, जो पहले कंपनी लॉ थे वही मैंने बता दिया बेटा, कंपनीज एक्ट 1956। एनी कॉर्पोरेशन जो किसी सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत बना है, या कोई भी और इंस्टीट्यूशन जिसे बोर्ड डिक्लेयर कर देगा कि ये इंडियन कंपनी है तो वो इंडियन कंपनी होगा। नॉर्मली इंडियन कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड हुज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन इंडिया। ओके सर, ऐसे करके बेटा हम 5 कंपनी का नाम, मीनिंग जानेंगे, है ना। हाँ सर, सेकंड क्या है बेटा? दूसरी है हमारी डोमेस्टिक। आओ ध्यान से पढ़ना। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब हुआ, डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी होती है। ठीक है, और ध्यान से देखना, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में एक बात है, एनी अदर, ये तो डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी तो हमेशा डोमेस्टिक कंपनी होती है, बट कोई और कंपनी विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम, जो अपनी इनकम के लिए लाइबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जिसका इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स लगता है, हैज मेड द प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट, और उसने प्रॉपर बंदोबस्त कर लिया है फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ द डिविडेंड
डिविडेंड को पे और डिक्लेयर करने की बंदोबस्त उसने इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड सब कुछ इंडिया में कर लिया है, तो भी आपको हम डोमेस्टिक कंपनी के नाम से ही पुकारेंगे। क्यों? क्योंकि तुम कितने अच्छे हो यार, तुम भारत में डिविडेंड पे कर रहे हो, भारत के लोगों को डिविडेंड पे कर रहे हो, तुम तो हमारे ही हो, अपने ही हो। तुम देखने में बाहर के लगते हो, लेकिन तुमने डिविडेंड तो इंडियन लोगों को बांटा है ना, भारत में आकर बांटा है ना, तुम तो महापुरुष हो, तो तुम भी डोमेस्टिक हो। ठीक है, इन शॉर्ट इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक होती है, अदर कंपनी भी अगर ये वाला काम कर ले तो उसे भी डोमेस्टिक का टैग मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑल इंडियन कंपनीज हमेशा डोमेस्टिक होती है और बाकी कंपनीज भी बन सकती हैं, बाकी अदर कंपनीज भी डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है, बस ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो बेटा दो कंपनियां क्लियर है क्या? हाँ सर, पहली इंडियन और दूसरी डोमेस्टिक। तीसरी पढ़ लेते हैं फॉरेन, मेन तो यही तीन है। कहता है तीसरा फॉरेन कंपनी, कहता है फॉरेन कंपनी एज अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी जो डोमेस्टिक नहीं है, ये तो वो हो गया पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी वाला। तो जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, इंडिया नहीं लिखा है यहाँ पे, डोमेस्टिक लिखा है, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है भाइयों वो फॉरेन है। However, all non-Indian companies are not necessarily foreign. सारी non-Indian जरूरी नहीं है कि foreign हो. If a non-Indian company has made the prescribed arrangement for deduction and payment of dividend within India, अगर उसने भारत में डिविडेंड पे करने का बंदोबस्त कर लिया, अरे भाई आ जाओ तुम, बेशक तुम बाहर के हो लेकिन भारत में डिविडेंड पे करने आ रहे हो ना, तुम्हें हम डोमेस्टिक के नाम से पुकारे। तुम तो पुचकू हो, तुम तो हमारे हो, तुम तो हमारे लाडले हो, लाडले। डोमेस्टिक इनकम नहीं, डोमेस्टिक कंपनी। बोलो भाई डन ना? आई होप बच्चे तीन तरीके की कंपनी समझ में आई होगी, फॉरेन, इंडियन एंड डोमेस्टिक। फिर उसके बाद ना वाइडली हेल्ड कंपनी और प्राइवेटली हेल्ड कंपनी के बारे में बता रखा है। बेसिकली एक सरकारी कंपनी नेचर की है, पब्लिक कंपनी नेचर की है, और दूसरी हमारी प्राइवेट कंपनी नेचर की है। ये दोनों बता रखा है ना। तो शॉर्ट में यहां से देख लेते हैं एक बार। कहता है ओनरशिप, क्लोजली हेल्ड कंपनी की कुछ लोगों के पास ओनरशिप होती है, पब्लिक के पास नहीं होती है। यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास होती है, इंक्लूडिंग पब्लिक के पास भी। वाइडली हेल्ड कंपनी पब्लिक एक तरीके से, पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। शेयर ट्रेडिंग जाहिर सी बात है पब्लिक कंपनियों में होती है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे, यहाँ पे नहीं होती। टैक्स ट्रीटमेंट, स्ट्रिक्टर रूल्स, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है रूल्स इस पे भी स्ट्रिक्ट होते हैं और असल में इस पे भी स्ट्रिक्ट होते हैं, दोनों पे ही होते हैं। बस ये कह रहे हैं कि इनको कुछ एग्जाम्पशन मिल जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम होती है लेकिन होती है, इन पे भी अच्छी खासी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो इन शॉर्ट यहाँ तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ जो हम कंपनी लॉ में पढ़ा करते हैं वैसे वर्ड्स लिखे हुए। इनकम टैक्स जैसा तो कुछ नजर आया ही नहीं, बस इन्होंने 5 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। ये 5 क्लासिफिकेशन मेरे को आपको इंस्टीट्यूट की बुक से दिखाने थे। इंडियन कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुआ हो या 1956 में रजिस्टर हुआ हो, या जिसे बोर्ड डिक्लेयर कर दे है ना, या जो किसी सेंट्रल एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के तहत बनाओ। डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी की पहली बात तो ये इंडियन कंपनी होती है, इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होती है। और दूसरा कोई और अदर कंपनी भी हो सकती है, अदर कंपनी भी हो सकती है अगर उसका वो डिविडेंड वाला पॉइंट एप्लीकेबल हो गया, डिविडेंड वाला है ना, उसने बंदोबस्त भारत में किया हुआ है। फॉरेन कंपनी विच इज नॉट डोमेस्टिक कंपनी, विच इज नॉट डोमेस्टिक कंपनी, है ना, लेकिन अगर डिविडेंड इंडिया में पे कर रहे हैं, अगर डिविडेंड इंडिया में पे कर रहे हैं फिर आप फॉरेन कंपनी नहीं हो, फिर आप डोमेस्टिक बन जाओगे। वाइडली हेल्ड कंपनी एक तरीके से पब्लिक कंपनी, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग होती है, स्टॉक मार्केट वगैरह में डीलिंग होती है। वाइडली हेल्ड कंपनी नॉट ऑन पब्लिक, फ्यू ग्रुप, फ्यू पीपल के पास शेयर होल्डिंग होती है, जैसे जस्ट लाइक हमारी प्राइवेट कंपनी है ना, मतलब ये हमारी प्राइवेट कंपनी जैसे नेचर की हो गई और ये हमारी पब्लिक कंपनी जैसे नेचर की हो गई, पब्लिक कंपनी जैसे नेचर की हो गई। तो ये इसका हमारे को एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए था, जो कि नाउ अब हमारा हो गया है। बोलो बेटा क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब क्या है सर, आओ बेटा चलते हैं। कहता है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, बेटा कंपनियों के ऊपर अपने अलग टैक्स रेट होते हैं, इंडिविजुअल वाले नहीं लगते, तो वो लिखे हुए। असेसमेंट ईयर 26-27 वाले, अगर डोमेस्टिक कंपनी हो, टर्नओवर 400 करोड़ तक का है 23-24 में। ऊपर वाला ये नहीं पढ़ रहा, इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो पिछला पुराना है, हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए काम का ये वाला है 23-24 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ था तो फिर अब आपको 25% का टैक्स देना पड़ेगा, सरचार्ज के रेट भी प्रिस्क्राइब्ड है। डोमेस्टिक अगर टर्नओवर इसके अलावा कोई और था और डोमेस्टिक कंपनी हो तो 30%। डोमेस्टिक कंपनी 115 BAA, जैसे हम लोगों के लिए BAC होता है ना इंडिविजुअल के लिए, डोमेस्टिक कंपनियों के लिए कंसेशनल वाला BAA है और BAB है, ठीक है। तो उनमें 22% और 15% का GST इनकम टैक्स का रेट है। और फॉरेन कंपनी वाले देखो
कितना हैवी रेट है, 35% का फ्लैट इनकम टैक्स का रेट है। ध्यान रखना फ्लैट है, फिर इस पे जो सरचार्ज है वो भी जुड़ेगा, और सेस हम सबको पता है हर सिनेरियो में कितना जुड़ने वाला है, 4। सेस भी प्रिस्क्राइब्ड है, इतने से ज्यादा होगा तो इतना सेस, इतने से ज्यादा होगा तो उतना सेस, ठीक है। इन दोनों के लिए फिक्स्ड है 10%, बाकियों का इनकम पे डिपेंड करता है। सर क्या ये याद करना है? नहीं बेटा, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये है अच्छा पॉइंट बेटा, मैट है ना, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। जैसे हम लोगों के लिए वो था AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कंपनियों के लिए है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अगर आपका बुक प्रॉफिट, अगर आपने कुछ इतनी टैक्स प्लानिंग कर ली है कि आपका टैक्स बन ही नहीं रहा, तो सरकार कहती है फिर हम आपके बुक प्रॉफिट को डीम्ड इनकम मानेंगे और उस पर इनकम, बार बार GST निकाल, आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम तो सरकार लेकर ही मानेगी आपसे। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज अ मैकेनिज्म under the Indian Income Tax Act designed to ensure that companies that made substantial book profit, जिनका बुक प्रॉफिट इतना है, जिनका बुक प्रॉफिट तो बहुत हैवी है, बहुत मोटा है ना, एंड पे लिटिल टैक्स, लेकिन वो टैक्स देती है कम या देती ही नहीं है, नो टैक्स। तो भाई टैक्स कम दे रही है या टैक्स दे ही नहीं रही है, बुक प्रॉफिट मोटा है, कैसे? सर प्लानिंग कर ली ना उन्होंने, बहुत सारी एग्जाम्पशंस, बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम कर ली, तो उन्हें कुछ मिनिमम अमाउंट टैक्स की तरह देना ही पड़ेगा। तो ये होता है हमारा मैट का कॉन्सेप्ट। फिर बुक प्रॉफिट अगर हमारे को पता है तो उस पर 15% का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, सरचार्ज भी लगेगा और सेस भी लगेगा। कहता है इफ द इनकम टैक्स पेबल बाय अ कंपनी ऑन इट्स टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम पे आपका टैक्स पेबल था, एज कंपेयर अंडर द नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन वाला टैक्स, नॉर्मल प्रोविजन वाला, मैट वाला नहीं, नॉर्मली जो हमने अभी तक पढ़ा, वो वाला टैक्स जो भी था नॉर्मल वाला, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर, इज लेस देन 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल वाला टैक्स बुक प्रॉफिट के, बुक प्रॉफिट आगे आप समझोगे, बुक प्रॉफिट के 15% से कम है, 15% से कम है, फिर भाई तुम्हें बुक प्रॉफिट पे ही टैक्स जमा करवाना है। अगर नॉर्मल टैक्स बुक प्रॉफिट के 15% से कम है तो बुक प्रॉफिट पे ही टैक्स जमा करवा देना। सरकार को मिनिमम तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। कितना जमा करवाना है? वो रेट लगा रखा है बेटा 15%, 15% फ्लैट है, हाँ, प्लस सरचार्ज भी लगेगा, प्लस सेस भी लगेगा 4% का, ठीक है। आगे, मैट के प्रोविजन सेल नॉट अप्लाई टू, मैट इन लोगों पे नहीं लगता, इन कंपनियों पे मैट के प्रोविजन नहीं लगते। शायद थ्योरी का क्वेश्चन बन जाए, थ्योरी का क्वेश्चन इज पॉसिबल, थ्योरी का क्वेश्चन इज पॉसिबल, मैट का प्रोविजन कब कब अप्लाई नहीं होता है। तो आओ इसे पढ़ेंगे बेटा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से देखते हैं किन किन लोगों पे मैट का प्रोविजन लगता नहीं है। पढ़ते हैं। फर्स्ट, एनी इनकम अराइजिंग टू अ कंपनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। भाई आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की कंपनी हो, बढ़िया मौज काटो, तुम्हें मैट नहीं देना, ठीक है, मैट पे टैक्स, मैट वाला टैक्स नहीं देना। डोमेस्टिक कंपनियां जो BAA और BAB को ऑप्ट इन कर रही हैं, BAA BAB एक तरीके से जैसे कंसेशनल वाला इंडिविजुअल के लिए 115 BAC था, उसी तरीके से है ये BAA, देख रहे हो ना नंबर भी वही है, BAA BAB, हम लोगों का था BAC इंडिविजुअल्स का, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक कंपनियां जो इन सेक्शनों में डोमेस्टिक होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा, एक ऐसी फॉरेन कंपनी को भी छोड़ दिया गया, वाह सरकार कितनी मेहरबान है, जो कि भारत में आकर काम कर रही है विद इंडिया, हैज अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बेटा DTAA, हमारा किसी देश के साथ DTAA साइंड है और वो कंपनी उस देश से बिलोंग करती है, एंड सच कंपनी डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, और उसका भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ऐसी फॉरेन कंपनी जिस देश में वो है उस देश का भारत के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, बेटा इंटरनेशनल लेवल की संधि होती है, एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होती है, जहां दो देश मिलकर ये बोलते हैं ठीक है भाई तेरी इस वाली इनकम पे हमारे यहाँ टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारी इस वाली पे तेरे यहाँ टैक्स नहीं लगाएंगे, अपन दोनों ये करेंगे वैसा करेंगे, आपस में जो मन करे वो डिसाइड कर लेते हैं। अगर ऐसे देश वाली कंपनी है तो उनके ऊपर भी मैट नहीं लगेगा। द फॉरेन कंपनी इज अ रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री
वो कंपनी ऐसे देश की रेजिडेंट है इन विद इंडिया विच डज नॉट हैव एन एग्रीमेंट, जिसका भारत के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीटीए नहीं है, एंड सच कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन, और उसे कोई भारत में कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत भी नहीं है। तो भाई जब तुम फॉरेन के हो, तुम्हारे साथ डीटीए साइन नहीं है स्टिल, बट तुम्हें भारत में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो भी तुम्हारे ऊपर मैट नहीं लगेगा। तो डीटीए साइन है तो भी, डीटीए साइन नहीं है तो भी, बस नहीं है साइन तो एक छोटी सी बात कि आपको भारत में रजिस्ट्रेशन करवाने की मजबूरी नहीं है। और एक फॉरेन कंपनी हुज टोटल इनकम कंप्राइज ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन रेफर्ड है बेटा, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, इन 4 सेक्शनों के तहत आपने कोई इनकम कमाई है तो भी आपके ऊपर मैट नहीं लगेगा। इन शॉर्ट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनी जो BAA और BAB में जा रही है, तीसरा फॉरेन कंपनी जिसके साथ डीटीए साइंड है, चौथा फॉरेन कंपनी जिसके साथ डीटीए साइन नहीं है, पांचवी फॉरेन कंपनी जो इन पर्टिकुलर सेक्शन की इनकम कमा रही है। इन सेक्शनों में हमारे को जाना नहीं है, इन लोगों के ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है, मैट नॉट अप्लाइज टू, इन 5 पॉइंटों पे मैट एप्लीकेबल नहीं है। बताओ बच्चा पार्टी, बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आई? चलो शुरू करते हैं सर आगे। मैट क्रेडिट बेटा, मैट क्रेडिट का ध्यान समझ लेना। अगर मेरा नॉर्मल प्रोविजंस का टैक्स था, यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको, नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स और मैट का टैक्स, ठीक है। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से मेरा टैक्स बन रहा था 500 का, और मैट के हिसाब से मेरा टैक्स बन रहा था 1800 का, ठीक है, ठीक है। तो भाई देना तो मुझे ये चाहिए था, लेकिन सरकार की मैट के कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने ये देना पड़ा। तो सरकार ने बोला यार तू गुस्सा क्यों हो रहा है यार, नॉर्मली तेरा इतना बन रहा था लेकिन मैट की वजह से ज्यादा बनना पड़ा। तो सरकार कह रही है तू गुस्सा मत हो, एक काम करना, तूने एक्स्ट्रा कितना पे करा, एक्स्ट्रा कितना है देखो, 1300। 1300 अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर तेरा नॉर्मल टैक्स ज्यादा हुआ, नेक्स्ट टाइम नॉर्मल टैक्स ज्यादा हुआ, तो जितना आज एक्स्ट्रा पे करा है उतने का क्रेडिट मिल जाएगा, उतना कम पे कर देना, क्रेडिट मिल जाएगा उतना कम पे कर देना, खत्म हो गया। बढ़िया पॉइंट है। सरकार ने इस बार हमसे टैक्स का वो ले लिया, मैट हमसे लिया जबरदस्ती कि भाई तुम्हारा बुक प्रॉफिट के ऊपर इतना टैक्स तो देना ही देना है, हमने दे दिया। फिर हमें ये बात लगी यार ये तो गलत बात हो गई, नॉर्मल पे तो कम बन रहा था, तुम्हारे ही टैक्स के प्रोविजंस थे, मैंने एग्जाम्पशन तुम्हारे कहने पे उठाई, डिडक्शन तुम्हारे कहने पे ली, अब उसके नॉर्मल टैक्स कम आ गए। तो सरकार कंपनी ये सोच रही है यार ये तो गलत बात है, तुमने कानून बनाया और अपने कानून को बोल रहे हो कि नहीं हम तो ये फॉलो नहीं करेंगे, हम तो मैट वाला टैक्स लेंगे, ज़्यादा लेंगे। तो कंपनी को सरकार ने एक बात कही कि ठीक है यार, हमें पता है हमने नॉर्मल प्रोविजन को फॉलो नहीं करा, लेकिन हमें पैसे की तो जरूरत है ना, सरकार ने ये बोला। तो कंपनी ने बोला हाँ पैसे की जरूरत है बट मेरे से ही क्यों। तो सरकार ने बोला ठीक है यार तूने एक्स्ट्रा पे किया ना, तो तू एक काम कर अगली बार उतना कम पे कर दियो, दैट इज इट। बस यही है मैट का क्रेडिट, है ना, ध्यान रखना यही है हमारा मैट का क्रेडिट। यस सर, हाँ ये 115 JBA के मैट के क्रेडिट की बात थी। सर ये मैट का क्रेडिट कितने सालों तक जाता है आगे कैरी फॉरवर्ड, बस यही पॉइंट काम का है बेटा। 15 सालों तक भाई साहब, 15 सालों तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब 15 असेसमेंट ईयर्स तक आपके पास समय है इसे यूटिलाइज करने का। तो कोई छोटा मोटा समय नहीं है, अच्छा खासा समय है, ये हमारे को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बाकी जो लिखा हुआ है वो हमने पढ़ा हुआ है। अब एक टॉपिक है बेटा कार्बन क्रेडिट। उससे पहले ना मैं आपको ना यहाँ ले चलता हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ टॉपिक लिख कर लाया हूँ आपके लिए, ये वाले मैट वाले, डन ना। एक बार वही है सब कुछ जो आपने पढ़ा, बस थोड़ा हैंड रिटन है। मैट टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिडक्शन, जब कंपनियां डिडक्शन और एग्जाम्पशन का फायदा उठा लेती हैं, कंपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेती हैं, तो फिर मैट के प्रोविजंस लगते हैं। एप्लीकेबल कब होता है, टैक्स पेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजन, ये भी आपने पढ़ा था, जब बुक प्रॉफिट के 15% से कम है तो भाई फिर मैट का टॉपिक लग जाता है। टैक्स भी देना है, सरचार्ज भी देना है, टैक्स 15% का, फिर सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल है प्लस सेस देना है, ठीक है, ये सब पढ़ा है आपने। फिर मैट कहाँ कहाँ नहीं लगता बेटा, ये सारी कंपनी मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, लाइफ इंश्योरेंस BABA वाली,
ये सारे पॉइंट अभी आपने पढ़े थे, सारे वही है ना। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कुछ अलग से लिखा हुआ है, डीटीए वाली, नो डीटीए वाली, सब कुछ वही है। फिर अगला, बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बस, कि हाउ द बुक प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, बस यही एक अलग पोर्शन है, नहीं पोर्शन है। आओ शुरू करते हैं। बुक प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, और उसमें प्लस या माइनस कर देना ये वाली चीजें। नेट प्रॉफिट जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, फिर प्लस एंड माइनस कर देना ये वाली चीजें। आइटम्स अगर डेबिटेड थे तो प्लस कर देना। इनकम टैक्स जो भी पेड या पेबल है, जो भी प्रोविजन है लॉस का सब्सिडरी कंपनी का, जो भी डिविडेंड पेड किया है, जो भी एक्सपेंसेस है एग्जम्प्ट इनकम के रिस्पेक्ट में, जो भी डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, जो भी प्रोविजन है किसी एसेट की डिमिनिशन की वजह से, नोशनल लॉस जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें ऐड बैक कर देना, ये सब प्लस कर देना, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और फॉलोइंग ये कुछ माइनस कर देना, अगर क्रेडिटेड है तो माइनस कर देना, अमाउंट जो रिजर्व से विड्रॉ किया, एग्जम्प्ट इनकम कोई है तो उसे माइनस कर देना, इससे भी इनकम बढ़ जाएगी, आपको पता है। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी की इनकम, डेफर्ड टैक्स कुछ, या ब्रॉड फॉरवर्ड कोई लॉस था, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था, तो ये सारी चीजें भी आप माइनस कर देना। फिर जो आएगा वो होगा बुक प्रॉफिट। फिर बुक प्रॉफिट के ऊपर आपको 15% का टैक्स देना है एट द रेट, क्या इसका क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनेगा बेटा, चांसेस कम है, बट फॉर्मेट फिर भी आपको क्लियर है। 15% का टैक्स बनेगा, प्लस सरचार्ज, प्लस सेस जो भी है, 4% का हायर एजुकेशन सेस वो भी जुड़ जाए, है ना। फिर क्रेडिट 15 सालों तक चलता है, कितना चलता है वो मैंने अभी आपको समझा दिया था, बस यहाँ पे मेरे को आपको बुक प्रॉफिट दिखाना था बेटा। आई होप आपको मैट का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा, है ना। सर कार्बन क्रेडिट क्या होता है? बेटा एकदम छोटा सा ही टॉपिक है। कार्बन क्रेडिट इज बेसिकली, एक तरीके से इसे ऐसे समझना, भाई पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, कार्बन जितना ज्यादा निकलेगा पॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं कार्बन कम निकाल रहा हूं, मेरे पे ऐसी मेरी ऐसी कंपनी है जो कार्बन कम एमिट कर रही है, कम एमिशन हो रहा है कार्बन का, तो ये जो चीज है ना, ये ट्रेडेबल है, मार्केट में इसे बेचा जा सकता है, और इसका प्रॉफिट कम रेट पे टैक्सेबल होता है, ये लिखा हुआ है कार्बन क्रेडिट। मीनिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 यूनिट सेल मीन रिडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्रेडिट का मतलब आप 1 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड का कम एमिशन कर रहे हो, विच इज वैलिडेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, जिन्हें क्लाइमेट चेंज के लिए यूनाइटेड नेशंस ने बोला हुआ है, और ये मार्केट में प्रीवेलिंग रेट पे बेचे जाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये ट्रेडेबल है, इट इज ए ट्रेडेबल परमिट सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट है जिसे मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए। कहां से? टैक्स में बीच में डाला हुआ है। कवरेज, वेयर द टोटल इनकम, अगर किसी एसएससी की टोटल इनकम में इस चीज की कोई इनकम आ रही है, कार्बन क्रेडिट वाली कोई इनकम आ रही है, तो द अमाउंट ऑफ इनकम कैलकुलेटेड ऑन इनकम बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और रिमेनिंग जो हमारे नॉर्मल है वो नॉर्मल टैक्स हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कार्बन क्रेडिट वाले का कम के हिसाब से टैक्सेबल होगा, ये बता रखा है। कंसेशनल टैक्स रेट है 10% का, और कोई खर्चा अलाउड नहीं होता, बस ये ध्यान रखना। तो कंसेशनल रेट है 10% का, बस और कुछ नहीं। ये रहा शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना था तो वो रिडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वैलिडेटेड बाय यूएन, इसे यूनाइटेड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज को लेकर ये वैलिडेट करा था, एक बोला गया था। इसे भी मार्केट में प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस पे खरीदा बेचा जाता है। अगर टोटल इनकम में आपकी कार्बन क्रेडिट वाली इनकम भी आ रही है, तो कार्बन क्रेडिट वाली को कंसेशनल रेट, ये 30-35% नहीं, फिर नॉर्मल 10% के हिसाब से सरचार्ज है, तो जो भी एप्लीकेबल है, ये तो हर जगह कॉमन है, सरचार्ज और सेस तो लगेगा 10% का कंसेशनल टैक्स रेट है कार्बन क्रेडिट कम, मतलब कार्बन का क्रेडिट मिल रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आप कम एमिट कर रहे हो, इस चीज का सर्टिफिकेट आपने बेचा है, इस बात की आपके पास कोई टेक्नोलॉजी थी, ये आपने बेची है, सर्टिफिकेट ट्रेडेबल है, तो फिर जो भी इनकम आ रही होगी कार्बन क्रेडिट की वजह से, उसमें 10% का टैक्स रेट है, इनकम टैक्स रेट, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, एज हमेशा होता है, ठीक है। अब बेटा कार्बन क्रेडिट हमारा खत्म है, ऑलमोस्ट सब खत्म है, डिविडेंड पे लास्ट में अभी हम करेंगे, कार्बन क्रेडिट की थ्योरी भी खत्म है, हैंड रिटन वाली भी। इक्वलाइजेशन लेवी बता देता हूँ बेटा, इक्वलाइजेशन लेवी अब नहीं है भारत में, ध्यान रखना, बट फिर भी मैं लिख कर ले आया हूं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। टू टैक्स द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, उन नॉन रेजिडेंट की इनकम को टैक्स लगाना डिजिटल कंपनीज की दैट जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन मार्केट बट डू नॉट हैव एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। कोई ऐसा जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है भारत में, बट डिजिटल कंपनी है जो भारत से लेकिन पैसा बहुत कमा रही है, तो उनके ऊपर टैक्स लगाना। लेकिन अब इन लोगों को कंपलसरी बोल दिया, भाई भारत में आओ वरना काम ही नहीं करने देंगे।
तो अब इस पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं बचा। पहले ये एक्स्ट्रा टैक्स लगता था नॉन रेजिडेंट के ऊपर उन डिजिटल कंपनियों पे जो भारत से पैसा कमाती थी, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं है, डिलीटेड है, ठीक है, डिलीटेड। चलो जी आगे, मैट का ये प्रोविजन पढ़ ही लिया। टाइप्स ऑफ कंपनीज, लिक्विडेशन और देख लेते हैं। लिक्विडेशन की ज्यादा थ्योरी है और कुछ नहीं, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। लिक्विडेटर टू नोटिफाई असेसिंग ऑफिसर विद इन 30 डेज कि भैया हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है। असेसिंग ऑफिसर नोटिफाई करेगा टैक्स लायबिलिटी 3 महीने के अंदर अंदर कि भाई ये रहा तेरा टैक्स, जमा करवा दे। टैक्स टू बी पेड विद इन नेक्स्ट 30 डेज, 30 जब जिस दिन नोटिस आएगा वहां से 30 दिनों में टैक्स जमा करवाना है, प्लस कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो वो। कैन नॉट ओवरराइड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 327, ये 327 को ओवरराइड नहीं कर सकता, हमारे लिए काम का नहीं है। लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी टू फाइल एन एनुअल रिटर्न ऑफ इट्स इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस बीइंग कैरिड आउट, जो भी बिजनेस चल रहा था उसका एक एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। द रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बाय 31 अक्टूबर इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कभी भी हो, कोई लेना देना नहीं। क्लोजर बुक्स का कब हो रहा है, कभी भी कोई लेना देना नहीं, 31 अक्टूबर तक आपको जमा करवाना है और आप ही उसे वेरीफाई भी करोगे। वो कंपनी जो वाइंडिंग अप में चली जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, आपने पढ़ा भी होगा रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में, अगर आपका हो रखा है तो इन्हें यही लोग वेरीफाई करते हैं, लिक्विडेटर लोग ही वेरीफाई करते हैं। तो ठीक है, इन्हें भी टैक्स जमा करवाना होता है लिक्विडेशन के वक्त भी, बस यही है। ये लिक्विडेटर अपनी जेब से थोड़ी ना जमा करवा रहा है, कंपनी के पैसे से जमा कराएगा बेटा। ये असेसिंग ऑफिसर बस उसे बताएगा इतना जमा करवाना है। अब डिविडेंड की बात है बेटा, डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, उसके बारे में बता रखा है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला पॉइंट है, क्योंकि डिविडेंड भी कंपनियों से ही आता है इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है, और कोई इसका लॉजिक नहीं है यहाँ लिखने का। आओ पढ़ लेते हैं एक बार इसे भी, है ना। बहुत ही बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर में, कुछ तो इतना सारा इरेलीवेंट दिया हुआ है जो हमारे लिए काम का भी नहीं है, ठीक है। हाँ सर फाइनेंस एक्ट 2020 ने डीडीटी एबलिश किया। नाउ डिविडेंड टैक्सेबल, अब कंपनियों जो रिसिपिएंट है जिसे टैक्स डिविडेंड मिला है वो टैक्स देता है। टैक्स पेयर कैन क्लेम डिडक्शन, ये अदर सोर्सेज में आपने पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है जितना भी आपने डिविडेंड को कमाने के लिए खर्चा किया है। डिडक्शन मैक्सिमम 20% की होती है। ये डिडक्शन उस चैप्टर का पार्ट है अदर सोर्सेज का। नोट ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, कोई और खर्चा डिविडेंड इनकम से माइनस करना अलाउड नहीं है। प्योर अदर सोर्सेज बेटा, अदर सोर्सेज, याद जिसने रिवाइज किया होगा उसे याद आ गया होगा। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड ATM, याद आया किसी को ATM? छोटा सा टॉपिक था एक इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड कहता है न्यू सेक्शन है ATM टू रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट, एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाए उससे बचने के लिए। वेयर अ डोमेस्टिक कंपनी रिसीव्स डिविडेंड फ्रॉम अनदर डोमेस्टिक कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी को दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला तो जिसको मिला उसे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पहली वाली कंपनी तो पहले अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे दिया होगा, तो एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग गया तो उस अफेक्ट को हटाने के लिए डिडक्शन मिलती है, जैसे डिविडेंड मिलता है उसे उतने का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट हटाना है, डबल टैक्सेशन रोकना है। ATM प्रोविजन, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ द कंपनी रिसीविंग द डिविडेंड। जिसे डिविडेंड मिलता है, डिडक्शन चैप्टर का पार्ट है, जिन्हें डिविडेंड मिलता है उन्हें अपनी इनकम से डिविडेंड माइनस करना अलाउड है। इफ द सेम इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, अगर वो डिविडेंड आगे शेयर होल्डर्स को बांट दिया है प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR फाइल करने से पहले हमने आगे बांट दिया है, उस पर तो ऑलरेडी शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा ही करेगा, तो मैं क्यों पे करूं, मुझे उतने का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। अंडर हेड अदर सोर्सेज डिडक्शन अलाउड एज मेंशन अर्लियर, डिडक्शन 20% का मिलता है, ये आपने यहाँ पे भी देख लिया था। तो ये डिडक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स है, शायद 1-2 नंबर का कोई पॉइंट बनकर आ जाए, तो इसे भी हमने अब खत्म कर लिया। लिटरली बेटा सच बताऊं मैं तो आपको इस चैप्टर में ज्यादा समय नहीं लगाना है। टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने देख लिया शुरुआत में, है ना, ऑल जो भी थी 5 तरीके की कंपनियां देख ली, देन उसके अलावा जो भी हमारे थ्योरी के पॉइंट थे ये भी हमने देख लिए। नॉट अ बिग चैप्टर, ओनली अ छोटू सा चैप्टर, बस सारे पॉइंटों का हमारे को मतलब जरूर पता होना चाहिए। और ये जो हमने मैट का फॉर्मेट देखा था ये भी हमें पता होना चाहिए, क्या पता कब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ जाए, है ना। सर पेपर में थ्योरी आएगी इस चैप्टर में से या प्रैक्टिकल? बेटा जनरली थ्योरी ही बनने के चांसेस हैं, जितने भी ये लास्ट के चैप्टर होते हैं उस पर थ्योरी बनने के चांसेस हैं।
बट अगर मैथ का बना तो थियोरटिकल नहीं बनेगा, फिर वो प्रैक्टिकल बनेगा। मैथ की थ्योरी पे बन सकता है वो, मैथ को क्रेडिट को लेकर, या मैथ किनको नहीं मिलता, या डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो अदर सोर्सेज का पॉइंट था 80M पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो जो रेलिवेंट पोर्शंस थे जो हमारे पेपर के लिए काम के थे, लिक्विडेशन वाला पॉइंट ये भी मैंने आपको करवा दिया, जो भी हमारे पेपर के लिए काम के थे वो सारे पॉइंट हमने कर लिए हैं। बोलो जी बच्चों, डन है क्या? बोलो 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 बोलो, डन है क्या? ठीक है, बस छोटी सी ये क्लास ही, मैंने आपको पहले भी बोला था, नॉट अ बिग डील, इसे आप आराम से कवर कर सकते हो, कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर। बस जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, अब उन्होंने ये पढ़ लिया तो उन्हें लगेगा चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ छूटा नहीं था, अब आपको रिवीजन भी हो गया, नहीं पढ़ा था तो पढ़ा था तो रिवीजन हो गया, नहीं पढ़ा था तो एक टॉपिक पता चल गया कि कुछ मेजर नहीं था। डन ना? चलो बच्चों, मिलेंगे फिर हम नए कंटेंट के साथ, किसी भारी भरकम टॉपिक के साथ, कोई भी हो, भारी भरकम हो या कुछ भी हो, हमारे को तो पेपर में सबको इक्वली ट्रीट करना है। उसके साथ मिलेंगे हमारे नए लेक्चर में, नई क्लास में, नए दिन, नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना, मस्त तरीके से रिवीजन करते हुए चलो। पेपर सर पे आ गए हैं तो भागो नहीं, मेहनत करो और रिजल्ट को अपने फेवर में करो। एकमात्र तरीका रिजल्ट को अपने फेवर में करने का, मेहनत करिए भर भर के, मजा एकदम, गर्दा हिला देना एकदम मस्त बढ़िया तरीके से, जान फूंक दो। कैसे नहीं आएगा रिजल्ट पॉजिटिव? भाई आएगा, 100% आएगा। मेहनत करने में कोताही मत कर, है ना? जो भी कमियां रही हैं सब कमियों को अगले 1 महीने में डिस्ट्रॉय करो, रिजल्ट पॉजिटिव करना है। डन ना? चलो बच्चों, बाय बाय है, टेक केयर है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगली क्लास का इंतजार करो, हम और कंटेंट लाएंगे। थैंक यू।